सभी को नमस्कार। बहुलकों में संश्लेषित रेशों में हम अब तक ये पढ़ चुके थे कि समबहुलक या होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि पॉलीथीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात की थी, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की बात की थी, ठीक है, पॉलीविनाइल एसीटेट की बात की थी, टेफ्लॉन वगैरह की बात की थी। अब हम उसके बाद हमने परिभाषा पढ़ ली थी कि सहबहुलक किसे कहते हैं, कि ऐसे बहुलक जिनका निर्माण दो अलग अलग एकलक इकाइयों से होता है, वो क्या कहलाते हैं, सहबहुलक। और अब इन सहबहुलकों के वही हम पहले सहबहुलक का नाम लिखेंगे, उदाहरण देखेंगे, फिर उसमें जो दो अलग अलग एकलक इकाइयां उनकी बात करेंगे और फिर लास्ट में उनके उपयोगों की बात करते हैं। ऐसे सहबहुलक जिसमें हम बात करते हैं, देखो एसबीआर या स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर या सिंथेटिक रबर जिसे कहते हैं एसबीआर या ब्यूना एस रबर कहते हैं जिसे, इसमें अगर मैं बात करूं जैसे इसमें स्टाइरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन दो अलग अलग एकलक इकाइयां। जैसे मैं बात करूं बेकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल दो अलग अलग एकलक इकाइयां, उनके आपस में मिलने से कह सकते हैं कि बहुलीकरण होने से बेकेलाइट का निर्माण होता है। तो कोपॉलीमर्स या सबहुलक जो ऐसे बहुलक हैं जिनमें दो अलग अलग एकलक इकाइयां होती हैं, आपस में जुड़ती हैं और बहुलक का निर्माण करती हैं। तो चलें आगे, हम टॉपिक जो था हमारा संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित पदार्थ, संश्लेषित रेशे, ठीक है, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक जिसको हमने बहुलक कहा था, ठीक है, सीमेंट वगैरह सब एक बार वापस यहाँ रिपीट नहीं कर रहा मैं, पढ़ना हमें इसी में, ठीक है। तो चले आगे बात करते हैं। इनमें हम परिभाषा हमने लिख ली थी सहबहुलकों की, एक बार यहां पर परिभाषा जल्दी से रिपीट करके लिखवा देता हूं। सहबहुलक की बहुलक निर्माण के दौरान आपस में जुड़ने वाली एकलक इकाइयां अलग अलग हों, एकलक इकाइयां अलग अलग हों, अलग अलग हों तो बनने वाला बहुलक या बनने वाले बहुलक सहबहुलक कहलाते हैं। कोपॉलीमर्स या सहबहुलक कहलाते हैं। परिभाषा लिख चुके थे, अब वापस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो जस्ट इसकी परिभाषा अपन ने वापस लिख ली। बनने वाले बहुलक सहबहुलक कहलाते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे अपन ने पहले भी इस तरह से टेबल बनाकर इनको समझा था, वैसे ही बात करते हैं वापस। इनके उदाहरण भी देखते जाएंगे, उपयोग, एकलक इकाइयां, ये सभी हम लिखते हैं। चलो सबसे पहले हम लिख देते हैं सहबहुलक कौन सा है, यानी उदाहरण क्या है, कोपॉलीमर कौन सा है। फिर उसकी एकलक इकाइयां यानी मोनोमर्स क्या हैं उसके,
मोनोमर्स कौन कौन है और फिर देख लेते हैं उनके उपयोग, यूजेस। जैसे हमने समबहुलकों की बात की वैसे ही सहबहुलकों की भी बात करते हैं। एक एक करके उदाहरण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे SBr या ब्यूना एस रबर, ठीक है। एक रबर हमने पहले भी पढ़ा था, ब्यूना रबर, ठीक है। वो तो क्या था, एकलक इकाइयां उसकी एक समान थी, वह तो था होमोपॉलीमर, ठीक है, समबहुलक था। ये ब्यूना एस रबर है, वो था ब्यूना रबर, वो 1,3-ब्यूटाडाइईन से बना। ब्यूना एस रबर कैसे बनेगा, 1,3-ब्यूटाडाइईन और उसके साथ स्टाइरीन, ये दोनों मिलेंगे जब निर्माण किसका होगा, SBr का पूरा नाम भी हो जाएगा ये स्टाइरीन, स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर, ठीक है, SBr। बात करें इसमें एकलक इकाई क्या होगी इसकी, एकलक इकाई नहीं, इकाइयां होंगी, दो अलग अलग होंगी, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा स्टाइरीन, एक तो हो गया स्टाइरीन और एक हो जाएगा आपके 1,3-ब्यूटाडाइईन ब्यूटाडाइईन, ठीक है। तो ये आपके ब्यूना एस रबर और इसकी हमने बात की इसकी एकलक इकाइयों की। उपयोग की बात करें तो ब्यूना एस रबर हल्के टायर बनाने में, और मशीनों में रोटेटिंग बेल्ट, रोटेटिंग बेल्ट कॉमा हॉज आदि के निर्माण में, हॉज पाइप आदि के निर्माण में। तो सबसे पहले हमने बात की ब्यूना एस रबर की, ठीक है। सिंथेटिक रबर या संश्लेषित रबर भी कहते हैं, SBr संश्लेषित रबर, तो संश्लेषित रबर SBr या ब्यूना एस रबर भी कहते हैं। स्टाइरीन C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 और 1,3-ब्यूटाडाइईन इसकी एकलक इकाइयां दोनों देखो अब अलग अलग हैं, ठीक है। ये जो इसकी एकलक इकाइयां हैं अलग अलग हैं, एक है स्टाइरीन और एक है ब्यूटाडाइईन। अब तक हमने जो समबहुलक पढ़े थे उनमें सभी एकलक इकाइयां एक ही थी और वो एक ही इकाई बार बार रिपीट हो रही थी। यहाँ पर एक से अधिक इकाइयां, और ये क्या कहलाते हैं, ऐसे बहुलक क्या कहलाते हैं, सहबहुलक, कोपॉलीमर्स। एग्जाम ओरिएंटेड जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया भी कि इस तरह से सीधा बहुलक का नाम पूछ सकते हैं, अलग अलग उसके नाम पूछ सकते हैं, एकलक इकाइयां। अब यहाँ पर ये वाले जो सहबहुलक होते हैं इनकी एकलक इकाइयां पूछने के
चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से ज्यादा समबहुलक में तो कुछ बात नहीं, एक ही इकाई होती है और उसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की एकलक इकाई सोचने की जरूरत नहीं है, पॉली हटा दो, क्या बचा विनाइल क्लोराइड, यानी वह उसकी एकलक इकाई आसानी से हम बता सकते हैं। लेकिन यहां पर दो अलग अलग इकाइयां होती है, उसमें भी अगर जैसे SBr या ब्यूनाएस रबर है तो इसमें तो इसके नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है, सिंथेटिक रबर या स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं डेक्रोन या टेरिलीन की। डेक्रोन या टेरिलीन एक और ऐसा सहबहुलक, डेक्रोन या टेरिलीन, इसकी एकलक इकाइयां वही ध्यान रखें अलग अलग होंगी। एक तो हो जाएगी इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक इकाई तो ये हो जाएगी जिसमें हम देखते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल में ये अल्कोहल के व्युत्पन्न ही है, वही हाइड्रोक्सी समूह है, OH समूह है, और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। और इसके आगे हम बात करें दूसरी जो इकाई है डाइमेथिल टर्पथलेट, देखें डाइमेथिल टर्पथलेट, ये इसकी दूसरी एकलक इकाई है डाइमेथिल टर्पथलेट, जिसमें हम देखते हैं कि डाइमेथिल या ऐसे कह सकते हैं थैलिक एसिड जो होता है उसमें दो मैथिल समूह जोड़ दिए गए। थैलिक एसिड में दो अलग अलग मैथिल समूह जोड़ दिए, डाइमेथिल टर्पथलेट कहलाता है। इधर लिख देता हूं इसका नाम, डाइमेथिल टर्पथलेट। जो थैलिक एसिड होता है उसमें दो मैथिल समूह जोड़ दिए, डाइमेथिल टर्पथलेट, और इसका निर्माण हम देखते हैं फैब्रिक्स और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग स्ट्रिप्स जो होती हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग में जो ऐसी स्ट्रिप्स बनती हैं जिन पर हम जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, आजकल तो फिर भी CD DVD वगैरह आने लग गए, पेन ड्राइव, बाकी जो पहले मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग स्ट्रिप होती थी उनके निर्माण में इसका प्रयोग होता था, और फैब्रिक्स यानी रेशों के निर्माण में भी। तो लिख सकते हैं फैब्रिक्स रेशों व मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग स्ट्रिप के निर्माण में उपयोगी, ठीक है। डेक्रोन, इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइमेथिल टर्पथलेट। अब डाइमेथिल टर्पथलेट जो है एक तरह से थैलिक एसिड का ही व्युत्पन्न है। तो अगला जो हम पढ़ रहे हैं सहबहुलक, टेरिलीन या डेक्रोन के बाद ग्लिप्टल। तो ग्लिप्टल ये थैलिक एसिड उसमें हम देखेंगे।
तो थैलिक एसिड और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्लिप्टल का। बात करते हैं आगे। सेम ऐसे ही जैसे हमने समबहुलकों की बात की, वैसे ही सहबहुलकों की बात कर रहे हैं, उनके उदाहरण भी देख लेते हैं। सहबहुलक, उनके एकलक इकाइयां और वो उपयोग। सहबहुलक क्या हो गए, उसकी एकलक इकाइयां कौन कौन सी है? और उनके उपयोग की बात कर लेते हैं। चलें बात करें इनकी आगे। अगला सहबहुलक देखते हैं। अगले सहबहुलक की बात करूं तो ग्लिप्टल ग्लिप्टल इसकी एकलक इकाइयां जैसे भी मैंने बात कही, थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल एक तो हो गई एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, और इसके साथ और जुड़ता है थैलिक एसिड भाई। ये हाइड्रोजन की जगह जब हमने मैथिल ग्रुप जोड़ दिए थे तो पीछे हमने देखा था डाई मैथिल टर्पथलेट की बात हुई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा थैलिक एसिड या थैलिक अम्ल, पी साइलेंट है। ठीक है, उपयोग की बात करें तो पेंट एवं वार्निश के निर्माण में, पेंट एवं वार्निश के निर्माण में उपयोगी ये एक और सहबहुलक की हमने बात कर ली, ग्लिप्टल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड मिलकर ग्लिप्टल का निर्माण करते हैं और ये पेंट्स और वार्निश आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। फिर हम बात करते हैं नायलॉन 66 या नायलॉन 66 की बजाय 66 कहना सही है। ठीक है, तो इसमें बात करें नायलॉन 66। अगला सहबहुलक नायलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ये डाइएमीन हो गए।
हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और इसके साथ दूसरी इकाई एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल नाइलॉन 6,6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, एक मोनोमर तो हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा हो जाएगा एडिपिक एसिड या एडिपिक अम्ल। इसकी हम बात करें तो टायरों के निर्माण में सहायक लिख सकते हैं, टायर निर्माण में सहायक। हालांकि जो रबर होता है उस रबर के रूप में नहीं, ठीक है, उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, वो ये फाइबर्स इसके होते हैं नायलॉन 6,6 के। और भी लिख सकते हैं फाइबर्स, कॉमा रोप्स यानी रस्सियां, कपड़े आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। निर्माण में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये नायलॉन 6,6 की बात की। हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन और डाइएमीन, एडिपिक अम्ल, ये दो कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, और इन दोनों के संयोजन से, या ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों के बहुलीकरण से, यानी एकलक इकाइयां यहां पर भी दो अलग अलग हैं, ठीक है। सहबहुलक हुआ और किसका निर्माण किया? टायर निर्माण, फाइबर्स, रस्सियों, कपड़ों आदि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला नायलॉन 6,6, ठीक है। इसके बाद आगे और बात करते हैं सहबहुलकों की ओर। इसमें देखते हैं सहबहुलक, कोपॉलीमर, इसकी मोनोमर इकाई या एकलक, और फिर लास्ट में बात कर लेंगे इसके उपयोग की। अगला ऐसा सहबहुलक का उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण रहेगा बेकेलाइट। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के बहुलीकरण से हम बनाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के बहुलीकरण से देखते हैं बेकेलाइट। ताप दृढ़ है। आगे जब हम इनका वर्गीकरण करेंगे तब भी इनकी बात करेंगे कि ताप दृढ़ क्या होता है, ताप सुनम्य बहुलक क्या होते हैं, ये ताप दृढ़ में आएगा। एकलक की बात करूं तो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल, फिनॉल। उपयोग की बात करें तो जो स्विच बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह होते हैं, ठीक है, या जो कठोर प्लास्टिक के रूप में, यानी जहां पर हमें इंसुलेटिंग की जरूरत पड़ती है,
ठीक है। ऐसे पदार्थों के निर्माण में इसका बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। तो बेकेलाइट एकलक है, इसके एकलक कौन कौन से, फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल। और इसके हम उपयोग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह बनाने में इसका निर्माण करते हैं। लिख सकते हैं कि इंसुलेटिंग पदार्थों के रूप में इंसुलेटर पदार्थ के रूप में कॉमा करके लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच निर्माण और कठोर प्लास्टिक के रूप में प्रयुक्त। बेकेलाइट एक ऐसा सहबहुलक, ठीक है, कठोर, जैसे हम देखते हैं भाई ये कैसा होता है, ताप दृढ़ बहुलक है। ताप दृढ़ बहुलक यानी थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर यानी कि एक बार अगर हमने इसको किसी आकार में ढाल दिया, जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास जो मेरे हाथ में मार्कर है इसका भी एक कठोर प्लास्टिक, ठीक है। या जैसे मैं बात करूं जो बेकेलाइट के जो स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच जो हम देखते हैं, भाई वहां पर इंसुलेटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां प्रॉपर इंसुलेटिंग नहीं हुई, आप स्विच को छूते हो आपको करंट आ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, ये जो बेकेलाइट होता है ताप दृढ़ होता है, यानी ये पिघलेगा नहीं कभी भी, कितना भी तापमान ज्यादा कर दो जल जाएगा, काला पड़ जाएगा, पिघलता नहीं है। एक बार इसे किसी निश्चित आकार में ढाल दिया तो इसे पिघलाकर वापस किसी नए आकार में नहीं ढाल सकते। ये ताप दृढ़ बहुलकों की निशानी है, ठीक है। तो बेकेलाइट भी इसी में आता है। तो एक और ये सहबहुलक हमने बात की बेकेलाइट की, ये बेकेलाइट के जैसे ही एक और हम ताप दृढ़ बहुलक की बात करते हैं, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, या इसे मेलामाइन भी कहते, ठीक है। बात करें मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, या इसे नॉर्मली हम मेलामाइन कह देते हैं। तो अब जैसे बेकेलाइट में हमने देखा फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड का तो प्रयोग होगा ही, साथ साथ मेलामाइन का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं मेलामाइन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड तो कोई बात नहीं है, HCHO लिखा हुआ है, नाम में भी लिखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो एक इकाई तो हो गई फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मेलामाइन जोड़ देते हैं तो ये मेलामाइन का स्ट्रक्चर या मेलामिन कह देते हैं,
मेलामिन कह दो या मेलामाइन कह दो, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो ये मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में मिलकर निर्माण करते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसका निर्माण करेंगे और इसका हम क्रॉकरी के निर्माण में प्रयोग देखते हैं। क्रॉकरी के निर्माण में जो ज़्यादातर आजकल हम जैसे नॉर्मली बोल देते हैं उनको चीनी मिट्टी के सदृश दिखाई देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग होते हैं। ये मेलामाइन क्रॉकरी जो होते हैं, आजकल क्रॉकरी प्लेट्स वगैरह जो आती है, जैसे हम कई बार जैसे देखते हैं ना, वो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा अनुभव होता है, लेकिन बहुत स्टिफ होता है, ठीक है, ताप दृढ़ होता है, वो भी पिघलेगा नहीं, जल भले ही जाएगा, पिघलता नहीं, ठीक है। और ये मेलामाइन क्रॉकरी आदि के निर्माण में ये मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ये भी एक ताप दृढ़ बहुलक है। उपयोग लिख सकते हैं कि मेलामाइन क्रॉकरी के रूप में बर्तन बनाने, बर्तन निर्माण में या बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जिसका प्रयोग हम ये क्रॉकरी के रूप में करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीयूरेथेन की। अगला एक और सहबहुलक पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन की चलें बात करें। एक लास्ट सहबहुलक और, हालांकि अभी मन में आ रहा होगा कि सर वो बूनाइस रबर वगैरह वो तो पढ़ा दिए, अभी हमने रबर के और प्रकार नहीं देखे, तो रबर को अलग से हमें पढ़ना है, रबर भी पढ़ेंगे, वल्कनीकरण क्या होता है, ठीक है, रबर के भी अलग अलग प्रकार और होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी बात हम करेंगे। तो चलें ये सहबहुलकों का अंतिम उदाहरण देखते हैं। सहबहुलक कोपॉलीमर, इसका एकलक क्या हो जाएगा, मोनोमर क्या हो जाएगा, और इसके उपयोग की बात करते हैं। पॉलीथीन न होकर ये क्या है, पॉलीयूरीथेन है, ठीक है, पॉलीयूरीथेन अगर हम इसके एकलक की बात करें, एकलक, तो एक तो हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और एक हो जाएगा इथाइलिन डाइआइसोसाइनेट, इथाइलिन और डाइआइसोसाइनेट। इथाइलिन डाइआइसोसाइनेट और इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये दोनों मिलकर पॉलीयूरीथेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये इथाइलिन डाइआइसोसाइनेट और इथाइलिन ग्लाइकॉल लिख देते हैं, इथाइलिन डाइआइसोसाइनेट, ये एक और सहबहुलक या ऐसे कह सकते हैं लास्ट कोपॉलीमर हमारे उदाहरणों में, जिसकी हम बात करते हैं पेंट, हीटर, इंसुलेटर और फाइबर के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। लिख लेते हैं उपयोग कि
फाइबर्स यानी रेशों के निर्माण में इंसुलेटर, पेंट आदि के निर्माण में प्रयुक्त ये हमने पॉलीमर्स की बात की। अलग अलग पॉलीमर्स वर्गीकरण हमने किया, कोपॉलीमर्स या होमोपॉलीमर्स का, और विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स, उनके प्रयोग, उनकी एकलक इकाइयों की बात की। ठीक है, पहले हम जो होमोपॉलीमर्स होते हैं उनकी बात कर चुके थे। फिर आज हम बात कर चुके हैं कोपॉलीमर्स सहबहुलकों की, जिसमें हमने ब्यूना एस रबर देखा, डेक्रोन या टेरिलीन की बात की, हमने ग्लिप्टल, नायलॉन 6 की बात की थी। ठीक है, बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरीथेन, ये सारे उदाहरण सहबहुलकों के। तो अब तक हम लगभग 13-14 बहुलकों के उदाहरण पढ़ चुके हैं, और उनमें से देखिए यहाँ पर हर बहुलक इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा और भी हम बहुलकों का वर्गीकरण करते हैं, तो ये रेशे वगैरह काफ़ी हमने ये तो कवर कर लिए। अब हम बहुलकों के और भी प्रकार देखते हैं। जैसे अभी बीच में शब्द आए थे ताप दृढ़ बहुलक या ताप सुनम्य बहुलक, यानी बहुलकों की आणविक संरचना के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर या उनकी उत्पत्ति के आधार पर और भी हम बहुलकों का या पॉलीमर्स का वर्गीकरण करते हैं। रेशे कह दो, बहुलक कह दो। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के आधार में हम जब बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्पत्ति के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण कि किससे बने होते हैं। नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है या सिंथेटिक है, बात करते हैं इनकी। तो ये तो कुछ बहुलकों की हमने सबसे पहले जो पिछली क्लास में भी परिभाषा देखी थी, पिछली क्लास में हमने समबहुलकों की बात की और अब सहबहुलकों की बात की है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं जो एक तरह से बहुलकों का वर्गीकरण, उसकी बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, अलग अलग आधारों पर बात करते हैं कि रेशों या बहुलकों का वर्गीकरण। रेशों या बहुलकों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, देखें इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जब हम बात करते हैं तो हमें 3 प्रकार के रेशे दिखाई देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशे या प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल
प्राकृतिक रेशे या बहुलक, प्राकृतिक रेशे या प्राकृतिक बहुलक की मैं बात करूं तो इसमें हम देखते हैं ये ऐसे रेशे जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी मानवों ने संश्लेषित नहीं किया है, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में हम बेसिकली मानव निर्मित पदार्थों की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्गीकरण में इनकी भी थोड़ी बात करते हैं कि लिख सकते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये ऐसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, और भी देखो सिल्क, वूल, सिल्क या ऊन, वूल आदि, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इसे मनुष्य संश्लेषित नहीं करता है। लेकिन जब इन प्राकृतिक रेशों के साथ मनुष्य कुछ कृत्रिम पदार्थ जोड़ देता है तो हम देखते हैं कि अर्ध संश्लेषित रेशों का निर्माण होता है, ठीक है। देखें, दूसरा हो जाएगा अर्ध संश्लेषित रेशे, सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स, इनमें बात करें तो लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रेशे या रेशों के साथ कृत्रिम रसायनों या के साथ विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर, विभिन्न रसायनों के प्रयोग से निर्मित बहुलक, ठीक है। जैसे हम इसमें भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज, गन कॉटन बोले तो सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट, और अभी अपन ने देखा भी था SBR, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन रबर। भाई ब्यूटाडाइन रबर तो क्या था, प्राकृतिक रबर था, ठीक है। वो ब्यूटाडाइन रबर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्यूना रबर वगैरह। और अगर हम बात करें उसमें स्टाइरीन हमने जोड़ दिया 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ, तो ये संश्लेषित रबर जो होता है ये किस में आ जाएगा, ऐसे अर्ध संश्लेषित रेशों में, सेमी सिंथेटिक फाइबर में। SBR में लिख सकते हैं संश्लेषित रबर, ठीक है। और यहां पर याद ही लिखने से पहले एक और
प्राकृतिक रबर इसमें आ जाएगा, आदि। तो रेशों का एक तरह से हम वर्गीकरण ही देख रहे हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। नेचुरल पॉलीमर्स यानी प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक बहुलक, फिर हमने अर्ध संश्लेषित बहुलकों की बात की। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की, जिसमें हम बात करेंगे संश्लेषित रेशे। सिंथेटिक पॉलीमर्स ये आपके नेचुरल पॉलीमर्स या नेचुरल पॉलीमर्स या रेशे। फिर हम बात करते हैं सी, संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर्स या बहुलक। सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। इसमें जब हम बात करते हैं कि इनको कंप्लीटली हमने संश्लेषित किया, जैसे इसमें पीवीसी आ जाएगा, पॉलीथाइलिन आ जाएगा, ठीक है, नायलॉन 6 वगैरह आ गए, तो उनकी बात हम करते हैं कि ये मानव निर्मित रेशे, या बहुलक, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन 6, टेफ्लॉन, पॉलीथाइलिन, आदि। तो ये हमने वर्गीकरण जो देखा, रेशों या बहुलकों का वर्गीकरण उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर देखा। अब हम उनकी संरचना के आधार पर उनका वर्गीकरण करते। देखो, जो नेचुरल या कह सकते हैं कि प्राकृतिक रेशे, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं था, मानव निर्मित की बात कर रहे थे, संश्लेषित रेशों की। उनमें भी हमने जो बात की अर्ध संश्लेषित रेशे और संश्लेषित रेशे, इनमें अर्ध संश्लेषित रेशों में जहां प्राकृतिक रेशों के साथ ऐसे रसायनों का या उपयोग करके, उनके केमिकल्स का प्रयोग करके इनका निर्माण किया, और संश्लेषित रेशे ये प्योरली ऐसे एकलक इकाइयों को जोड़कर बहुलीकरण, ताप दाब की परिस्थितियों में हमने इनका निर्माण देखा। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, रेशों का वर्गीकरण ही चल रहा है। पहले हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर देखा, अब आगे बात करते हैं इनकी संरचना के आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, इसके बाद संरचना के आधार पर। On the basis of structure, on the basis of structure या संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर देखते हैं हम, तो देखो, कुछ बहुलक ऐसे सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए रेखीय या लीनियर पॉलीमर कहलाते हैं। कुछ बहुलक जो ये सीधी श्रृंखला के अलावा इनमें कुछ शाखाएं भी, ब्रांचेस भी निकलती हैं, ये इस तरह से शाखित बहुलक। और कुछ ऐसे बहुलक होते हैं जिनमें एकलक इकाइयां ये इस तरह से
या जो रेखीय रूप में जुड़ती हैं और फिर ये आपस में जुड़ी रहती हैं इस तरह से, ये त्रिविमीय बहुलक या थ्री डायमेंशनल बहुलक भी कहलाते हैं। ठीक है, जो ये रेखीय बहुलक होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट या इनकी जो दृढ़ता या ऐसे कहूं टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो सामर्थ्य होता है वो ज्यादा होता है इन शाखित की तुलना में। ठीक है, और फिर हम बात करें ऐसे त्रिविमीय या जो ऐसे बहुलक जो रेखीय संरचनाओं के आपस में बहुलीकरण से भी बनते हैं, इनके तापमान और इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। ये ताप दृढ़ बहुलक जो होते हैं अधिकांश वो ऐसे ही संरचना दिखाते हैं, जैसे बेकेलाइट मेलामाइन की बात करो तो संरचना के आधार पर हम इस प्रकार के 3 प्रकार के बहुलक देखते हैं। एक एक करके इनकी बात करते हैं कि ये कौन कौन से बहुलक हैं, कैसे कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर या रेखीय बहुलकों की। लीनियर या रेखीय बहुलक, वापस वही लीनियर पॉलीमर या रेखीय बहुलक। इनमें एकलक इकाइयां सीधी रेखा के रूप में या सीधी रेखीय संरचना दर्शाती हैं। ठीक है, इधर समझने के लिए ऐसे डायग्राम भी बना देते हैं। ये कई मोनोमर्स ऐसी रेखीय संरचना के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये एकलक इकाइयां सीधी रेखीय संरचना दर्शाती हैं। अगर बात करें कि इनमें गलनांक, इनका घनत्व और इनका सामर्थ्य जो होता है, तनन सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पीवीसी, पॉलिएस्टर, नायलॉन ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उदाहरणों की बात करें, एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलिएस्टर्स, नायलॉन ये इसमें आ जाएंगे। और एक पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, इनके गलनांक, तनन सामर्थ्य ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य की बात करें या फिर इनके बात करें घनत्व की तो उच्च घनत्व युक्त। ठीक है, गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, तनन सामर्थ्य बोले तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, और घनत्व यानी डेंसिटी की बात करें उच्च होते, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई डेंसिटी वाले पॉलीमर्स। तो संरचना के आधार पर सबसे पहले हमने बात की लीनियर पॉलीमर या रेखीय बहुलक की। अब इन लीनियर पॉलीमर यानी ये जो रेखीय संरचना थी, इनमें से कुछ कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकाल दो तो हमें मिल जाते हैं शाखित श्रृंखला युक्त पॉलीमर्स। ठीक है, शाखित श्रृंखला युक्त या ब्रांच्ड पॉलीमर्स, शाखित बहुलक
इनमें हम देखते हैं कि ये जो बहुलक है, इकाइयां आपस में तो जुड़ी, लेकिन इनसे कुछ शाखाएं भी निकलती हैं। ठीक है, इस तरह से शाखाएं निकलने के कारण, शाखाएं निकल रही है इसलिए ये ब्रांच्ड पॉलीमर या शाखित बहुलक कहलाते हैं। और इनकी अगर हम बात करें कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, घनत्व और मेल्टिंग पॉइंट ये कम होते, ठीक है, और इन्हें टू डायमेंशनल बहुलक यानी द्विविमीय बहुलक कह सकते हैं। ये एक विमीय थे, ठीक है, एक विमीय लिख देता हूं, वन डायमेंशनल या एक विमीय, वन डायमेंशनल पॉलीमर्स तो कहलाते हैं ये लीनियर, और टू डायमेंशनल या इनमें लिख सकते हैं द्विविमीय, टू डायमेंशनल द्विविमीय बहुलक जिनमें एकलक या सीधी श्रृंखला से कुछ शाखाएं भी जुड़ी, शाखाएं भी जुड़ी, ठीक है। और एग्जाम्पल, ये सामान्यतया प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं, ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन, ये इसमें आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में बचते हैं जो त्रिविमीय या थ्री डायमेंशनल या कॉम्प्लेक्स पॉलीमर, जटिल बहुलक भी कहलाते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स या जटिल बहुलक। इनकी संरचना देखें तो इनमें हमें ये जो शाखाएं होती हैं, एकल जो ऐसे कहते हैं सीधी शाखाएं, ये आपस में इस तरह से लिंक, क्रॉस लिंक दर्शाती हैं, यानी इनके बीच बीच में ये ऐसे लिंक्स पाए जाते हैं, बंध बन जाते हैं, और ये त्रिविमीय संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो लिख सकते हैं त्रिविमीय यानी थ्री डायमेंशनल जटिल संरचना वाले बहुलक। ठीक है, और इनमें अगर उदाहरणों की बात करें, एग्जाम्पल, तो बेकेलाइट, मेलामाइन आदि, ठीक है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इनके लिए एक बात लिख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, ताप दृढ़, थर्मोसेटिंग। भाई अगला वर्गीकरण जो हमें पढ़ना है उसमें हम ये भी पढ़ेंगे ताप दृढ़ या ताप सुनम्य, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर, या जो प्लास्टिक होते हैं उनकी भी बात करेंगे। इनके गलनांक, तनन सामर्थ्य और घनत्व उच्च होते हैं, जबकि ब्रांच्ड के लिए ये निम्न होते हैं। ठीक है, इनमें लिख लें कि गलनांक
तनन सामर्थ्य और घनत्व कम होते हैं। किनके लिए? ये शाखित बहुलकों के लिए। जटिल बहुलकों के लिए वापस ये उच्च होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा इनके लिए होते हैं। तो वर्गीकरण के दो आधार हमने पढ़ लिए। एक आधार और बचता है जिसमें हम इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स यानी इनकी आणविक संरचना के आधार पर 4 प्रकार देखेंगे। इलास्टोमर्स, फिर हम बात करेंगे प्लास्टिक्स, फिर थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ये एक और वर्गीकरण करने के बाद फिर हम रबर की बात करेंगे। रबर का वल्कनाइजेशन वगैरह, वल्कनीकरण क्या होता है, कैसे होता है। तो ये हमने सहबहुलक, कोपॉलीमर्स, इनके उदाहरण देखे और फिर हमने रेशों या बहुलकों का वर्गीकरण किया अलग अलग आधारों पर। एक आधार और बचता है, उसकी बात हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।